हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही इस चैनल स्टडी विद नम्रता पांडे में। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो आपका टॉपिक तो वही है ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना। उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल के क्लास में कंप्लीट किया था। भारतीय नील की मांग क्यों थी, इसको आपने समझ लिया था, क्योंकि भारतीय नील के जो रंग थे वो काफ़ी चटकीले थे और वो काफ़ी चटकीला रंग था और उससे जो है कपड़ा रंगने के बाद भी वो रंग फीका नहीं पड़ता था। और आज जो हम देखेंगे, हमारा जो टॉपिक शुरू होगा भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी था पूर्वी बंगाल में, जिन्होंने भी कंपनी खोली वो सभी अंग्रेज थे, चाहे वो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। और इंग्लैंड ब्रिटेन क्या है ये सब हमने आपको समझाया है। अगर शुरू से आप मेरे सभी क्लास को देख रहे हैं तो अब ये समझना है आज की ब्रिटेन का भारत में किस प्रकार दिलचस्पी बढ़ी। अभी तो सिर्फ वो व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे उनका अत्याचार शुरू हो गया था, लेकिन बाकी और भी जो ब्रिटेन के लोग थे वो किस प्रकार भारत आए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ने लगी, तब ब्रिटेन जो है भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता वो ढूंढने लगी। ब्रिटेन उसको भी लगा कि अब हम भारत में नील की खेती करेंगे। और मैंने कहा था कि हम जो आज का क्लास शुरू करेंगे, एक प्रश्न हमारा और है, भारत में नील की मांग क्यों थी, उसमें कि दुनिया के किस क्षेत्र में बहुत सारे नील के बागान देखे गए। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ये भी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज ये टॉपिक आज ही इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगी, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो जब 1786 ईस्वी आया, यानी इसके पहले आपको याद होगा मैंने एक प्रश्न राउंड किया था कि बंगाल में नील की खेती तेज़ी से कब फैलने लगी। जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो बंगाल में नील की खेती 18वीं सदी के आखिरी दशकों तक फैलने लगी और 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना था। यानी ब्रिटेन जो आयात करती थी, नील को लेकर जो जाती थी ब्रिटेन, तो वहाँ पर नीलों की हिस्सा लगभग 30% थी। बाकी जो आपने देखा था, आपने पिछले क्लास में बोर्ड नामक पौधे से नील तैयार की जाती थी, तो दोनों नीलों को मिला जुलाकर काम किया जाता था। तो 1788 ईस्वी में भारतीय नील की जो मात्रा थी ये 30% थी, लेकिन 1810 ईस्वी, यानी आप ये समझ सकते हैं कि महज 24 साल में ब्रिटेन में जो नील की मांग हुई उसमें भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। इसका मतलब हमें ये समझना है कि कैसे तो भारतीय किसानों को मजबूर किया गया नील की खेती करने के लिए। और आपने पिछले क्लास में ये भी देखा है कैरिबियाई द्वीप समूह जो था, वहाँ पर जो सेंट डोमिंगो जो जगह था वहाँ पर नील की खेती फ्रांसीसी करते थे, लेकिन फ्रांसीसी नील की खेती करते नहीं थे, वो अफ्रीका से गुलाम लेकर गए थे और उस गुलामों से नील की खेती करवाते थे। और इसी क्लास में, इसी एक्सरसाइज में जब आप अन्यंत्र में जाएंगे तो वहाँ से आपका कोई प्रश्न नहीं निकल रहा है, उसमें आपको चित्र दिखाया गया है कि ये जो आप देख रहे हैं सेंट डोमिंगो, वहाँ किस प्रकार से अफ्रीकी गुलामों से काम लिया जाता था। तो जब नीलों की मात्रा 95% हो गई, तो जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर, व्यावसायिक एजेंट, ये सभी नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उन सभी ने अपने कारोबार को छोड़कर नील की खेती पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया और इन सभी ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। और भारी मुनाफे की उम्मीद से और भी लोग स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से बहुत सारे लोग भारत आ गए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। अब नील की खेती जो है 2 तरह से होती थी। अब आप समझ सकते हैं, जब नील के पैदावार में अधिक खर्चा होता था और इसके पैदावार के लिए जिनके पास पैसा नहीं होता था, तो कंपनी क्या करती थी, उसको कर्ज देती थी कंपनी। और नए नए बैंक उसको कर्ज देती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम 1% कर्ज देंगे, इससे 10% हम लेंगे और 10% रुपए के बदले हम इससे नील ही लेंगे और फिर इसको नील की खेती ही करवाने के लिए मजबूर करेंगे। नील की खेती, तो यहाँ पर हम ये समझ लेंगे कि सेंट डोमिंगो में अफ्रीकी गुलाम ने कब बगावत किया था, 1791 में। इस बगावत होने के पहले, यहाँ तक पहुँचने के पहले हम और भी समझेंगे
कि तनाव कहाँ से शुरू हुआ, बगावत कहाँ से शुरू हुई। तो नील की खेती दो तरह से की जाती थी। इस नील की खेती करने के मुख्य दो तरीके थे, एक निज और एक रैयती। रैयत मतलब आप समझ रहे हैं कि किसान, जिनके पास अपना खेती था, जो मकान मालिक जो थे वो खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे, तो वो निज खेती हो गई। और जो रैयत होते थे, किसान उपजाते थे, जिसमें मजदूरों को काम लगा कर किया जाता था, वो हो गया आपका दूसरे ज़मीन को भाड़े पर लेकर, तो वो सभी हो गया आपका रैयती खेती। इसमें हम समझेंगे निज खेती में समस्या क्या आने लगी कि जब नील की खेती होनी थी, अभी भी आप देखते हैं कि एक साल में हम एक फसल को दोबारा नहीं उगा सकते हैं। अगर हम चावल उगाते हैं तो फिर उसके तुरंत बाद धान उगाते हैं, तो उसके तुरंत बाद धान नहीं उगाते हैं, क्योंकि हर अनाज को उगाने के लिए ज़मीन की, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है अलग अलग होती है। तो तुरंत एक हम अनाज को काट कर फिर दूसरा अनाज नहीं बो सकते हैं, अनाज के कैटेगरी को हमें बदलना होता है। तो नील की खेती उसी समय के आसपास की जाती थी जब धान उपजाया जाता था, और नील की खेती जो है केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। और जितनी भी उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा आबादी थी, और जहाँ जहाँ छोटे मोटे खेत थे वहाँ नील की खेती होती थी। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने दिमाग में क्या फिट किया कि उनके फैक्ट्री के आसपास जितने भी ज़मीन थे, इन सभी को वो दखल करने का प्रयास करने लगे। वहाँ जो भी किसान रहते थे उसको हटवा दिया। इससे क्या हुआ कि अगल बगल के, अब मान लीजिए जिसका ज़मीन है उसको वहाँ से हटवा दिया जा रहा है, तो उन लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। उसके बाद अब नील की खेती के लिए मज़दूर भी चाहिए था। अंग्रेज़ तो खुद करता नहीं, अब मज़दूर वो कहाँ से लाएगा, क्योंकि अब वो बंगाल के किसानों के साथ उसको ज़मीन से उसको हटाया जा रहा है, तो मज़दूर उसको मिलेगा कहाँ से। और उसी समय मज़दूर की ज़रूरत होती थी जब किसान चावल के खेतों में या मज़दूर चावल के खेतों में व्यस्त होते थे। अब उधर भी हल बैल चाहिए होता था, हल, और इधर भी चाहिए होता था। तो इस तरह जब हुआ तो ये जो अफ्रीकी गुलाम थे, इन्होंने 18वीं सदी में, यानी 18वीं सदी आप समझ सकते हैं, जो 1788 आप देख रहे हैं, 1788 में यहाँ पर आपने देखा, फिर 1810 देखा, तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने जो ये कैरिबियाई द्वीप समूह पर जो ये सेंट डोमिंगो था, यहाँ से नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। और इन बागानों में जो काम करने वाले आपके अफ्रीकी गुलाम थे, इन्होंने 1791 ईस्वी में ऐसा बगावत शुरू किया कि इन्होंने सारे बागान को ही जला डाला। आपकी बुक में इसकी तस्वीर है। और अपने धनी मालिकों को भी मार डाला। और 1792 में जब ऐसी, यानी गुलामों ने जब इस तरह से किया, तब फिर मालिकों ने, यानी कि 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में जितनी भी दास प्रथाएं थी उसको समाप्त कर दिया। और इस घटना से जो आपका सेंट डोमिंगो क्षेत्र था कैरिबियाई द्वीप पर, यहाँ नील की खेती ठप हो गई। तो इससे हम समझ लेंगे कि सेंट डोमिंगो में अफ्रीकी गुलाम ने कब बगावत किया, 1791 ईस्वी में। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त कर दी, 1792 ईस्वी में। नील की खेती कितने तरीके से की जाती थी, दो तरीके से, निज और रैयती। इसमें एक चीज़ आप और माइंड में सेट करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट डोमिंगो में नील की खेती कब ठप हो गई थी, आपका 1792 ही था। यहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ज़मीन के माप की बात आती है, कैसे ज़मीन का हिसाब होता था, तो बीघा होता था। तो बीघा क्या होता है, तो ज़मीन की एक माप होती है। और ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग होता था, यानी माप का जो भी था उसका पैमाना अलग होता था। लेकिन बंगाल के अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल 1/3 एकड़ तय कर लिया था, क्योंकि बंगाल के अंग्रेज़ों को तो किसान से ज़मीन लेना था। वो 1 बीघा, अगर उससे कहा जाता था ज़मींदारों को कि अगर ये काम नहीं किए, ये अन्न या फिर नील नहीं उपजाए, तो तुम्हारा 1 बीघा खेत ले लिया जाएगा, 1 बीघा ज़मीन ले लिया जाएगा। इसीलिए बंगाल के अंग्रेज़ों ने ज़मीन की जो माप है ये 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इन सबको आपको माइंड में रखना है। उसके बाद है आपका कि 1 बीघा नील की खेती के लिए कितने हल चाहिए होते थे, 2 हल। तो इस हिसाब को बस आप माइंड में रखिएगा कि 1 बीघा नील की खेती के लिए कितने हल चाहिए होते थे। हो सकता है आपको एग्जाम में 1 बीघा ना करके 10 बीघा दे दे, 1000 बीघा दे दे, बस इस यहाँ पर जितना आपको पूछा जाए उससे दुगना आपको हल की संख्या होगी। और जो किसान कर्जा लेते थे, यहाँ समझना है आपको, ये जो टॉपिक है आपका रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। तो रैयत की ज़मीन पर जब नील की खेती होती थी, तो जो किसान कर्जा लेकर खेती करता था उसके लिए ये तय कर दिया गया था कि तुम्हें कम से कम 25% ज़मीन पर
नील ही उपजाने होंगे। अगर किसी किसान को 1 बीघा ज़मीन पर खेती करनी है तो उसके 25% हिस्सा पर उसको यही कह के कर्ज दिया जाता था, तुम्हें नील की ही खेती करनी पड़ेगी। और जब कटाई हो जाती थी या फिर फसल तैयार हो जाता था तो फिर रैयत अपना कर्ज जब चुका लेता था 25% हिस्से पर, एक तो नील की खेती, ऊपर से फिर उसको कर्जा चुकाना था। जब कर्जा ख़त्म हो जाता था फिर से ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। और भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। उसके बाद ये हम देखेंगे वाट की क्या है, तो ये वाट जिसको कि हम लोग संग्रहण पात्र कहते हैं, एक किण्वन या संग्रहण पात्र यानी जिसमें कि एकत्रित करके कोई चीज़ इकट्ठा करके रखा जाता है। और वेटस क्या है, तो इसको हौद कहते हैं। और इसकी चर्चा जो है नील की खेती करने के समय हुई है, इन सब चीज़ों की चर्चा। तो यहाँ पर बस हम छोटा सा एक चीज़ समझेंगे कि नील की खेती यानी नील का उत्पादन कैसे होता था, नील तैयार कैसे होता था, इसको हम लोग बस 2 सेकंड में समझ के फिर आखिरी जो हमारा टॉपिक है नील विद्रोह, और उसके बाद उसको देखकर हमारा ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो होता क्या था कि जो बागान मालिक थे उनका जो नील गांव यानी कि बागान मालिक जो थे, जो नील गांव यानी जहाँ अधिक से अधिक नील उपजाया जाता था तो वो फैक्ट्री के आसपास ही होता था। और जब कटाई होती थी नील के पौधों की तो नील का जड़ काफ़ी अंदर तक जाता था, उसमें काफ़ी उर्वरक क्षमता चाहिए होती थी। नील की खेती हुई, उसको काटा गया, काटने के बाद उसको क्या किया जाता था, 3-4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी नील तैयार करने के लिए। हर हौद का कुंड, हौद आप समझ रहे हैं, वेटस, अलग अलग काम होता था। यहाँ पर गर्म पानी किया गया और नील की पत्ती को तोड़ कर डाला गया। जब ये उबलने लगा और नील की पत्ती का कलर सड़ी जैसी दिखने लगी यानी सड़ गई, तो फिर इस पत्तियों को छाँक कर, इस पत्तियों को निकाल कर, ऊपर से जितना निकल रहा है उसको निकाल कर, इस पानी को छान कर दूसरे हौद में डाला जाता था। फिर उस हौद में जिस द्रव्य को डाला गया, इसको जो है, इस घोल को हिलाया जाता था लगातार। इसको हिलाने के बाद जब ये द्रव्य हिलाते हिलाते हरा हो जाता था, उसके बाद जब ये नीला होता था तो इसमें चूने की पानी डाल दी जाती थी। जब आप दूध को फाड़ने के लिए उसमें विनेगर डालिएगा तो आपका जो छेना है और पानी है बिल्कुल अलग हो जाता है। उसी प्रकार चूना पानी डालने से नील की पपड़ियाँ जो है नीचे जमने लगती थी। जब नील की पपड़ियाँ नीचे जमने लगती थी तो फिर तीसरे कुंड में उस द्रव्य को निकाल दिया जाता था, ऊपर से जितने भी द्रव्य थे, और छान कर फिर तीसरे कुंड में उस नील को रखा जाता था। और जो अब लुदगी जो बचती थी हल्का नीला, उसको फिर वहाँ से निकाल कर, सुखा कर, निथार कर उस लुदगी को फिर दूसरे कुंड में डालकर फिर निचोड़ कर उसको तैयार किया जाता था। तो इतना कठिन काम था नील का काम करना। लेकिन जब किसान शुरू में कर्ज लेकर नील का काम करना शुरू किए, जब इन्होंने नील का काम किया तो स्टार्टिंग में वो काफ़ी आकर्षित होते थे कर्जों से, क्योंकि उनको मनमाना कर्ज मिल जाता था। वो समझ नहीं पाते थे कि हमें कितना मेहनत करना है। लेकिन जब उनको ये व्यवस्था समझ में आ गई कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है और उनको क्या कीमत मिलती है, तब और वो ये भी समझ गया कि सिलसिला कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हम जितना भी उपजाते हैं, जो भी हमें मुनाफा होता है, सब राजस्व के रूप में चला जाता है। तब ये सोचकर मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। और नील की खेती से इनकार करने के साथ ही, क्योंकि हर किसी के साथ परेशानी होती थी, उनका साथ भी कई लोगों ने दिया। और उसके बाद ये विद्रोह फैलना शुरू हो गया। उसने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और वे सभी तलवार, भाले, तीर, कमान सब लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें भी बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। और बागान मालिक जो थे, उनका अगर कोई भी गांव का ज़मींदार या रैयत बात मानता था तो उसको गांव से निकाल दिया जाता था। किसी भी जो गुमास्ता होता था, आपने पढ़ा है, जो अंग्रेज जिस व्यापारी को नियुक्त करते थे, जो गुमास्ता राजस्व वसूली के लिए आता था, उसको भी पीट दिया जाने लगा। और रैयतों ने ये कसम खा ली कि नील की खेती के लिए कर्जा नहीं लेंगे और अब बागान मालिकों के लाठी से भी नहीं डरेंगे। जब इतनी स्थिति भयावह हो गई, ये नील विद्रोह हुआ और ये अत्यंत दमनात्मक हो गई ये स्थिति, तब धीरे धीरे, और ये 1859 ईस्वी में हुआ है। इससे पहले 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे भी ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। जो उस विद्रोह को अभी होने से 2 साल हुआ था। तब अचानक से क्या हुआ कि 1859 के सर्दियों में एक मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया और उसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने इस नोटिस को जारी किया तो रैयतों को ऐसा लगने लगा, और ये नोटिस जो था, ये खबर बहुत तेज़ी से फैल गया
और रैयतों को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार कौन था उस समय, तो ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ थी वो ब्रिटिश सरकार थी। और ये रैयतों को ये पता चलने लगा था कि ये जो व्यापारी हैं यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ब्रिटिश सरकार से छुपकर हम लोगों को प्रताड़ित करती है। और इस रैयतों को ऐसा लगने लगा कि ब्रिटेन की महारानी ने ऐसा संदेश जारी किया है, लेकिन ये जो आपके मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन थे, इन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस भयावह स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नोटिस जारी किया था। और इस रैयतों ने अपने विद्रोह का समर्थन इसे मान लिया, और समर्थन पाकर वो और भी उनकी जो क्रोध है, उनका जो विद्रोह है और भी भड़क गया। जब बगान मालिकों की स्थिति हालत ख़राब हो गई, मारा पीटा जाने लगा, तब बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना भी बुलानी पड़ी थी। और फिर नील उत्पादन की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया था। और जब नील आयोग ने जांच करी तो बगान मालिकों को ही दोषी पाया गया था और उनके जोर ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई थी। और आयोग ने कहा था कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से भी कहा था कि वो अपने मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें और आगे से वो चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो इस बगावत से इतनी राहत मिली थी, तो कहीं ना कहीं बगावत करने की आवश्यकता होती है। तो बंगाल से जब ये बगान मालिकों की कहिए या फिर अंग्रेज़ों की कहिए हालत ख़राब हो गई, तब वहाँ से अंग्रेज़ों ने बिहार की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। और 19वीं सदी के आखिर में क्या होने लगा, और भी कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, यानी मनुष्यों द्वारा और भी नीले रंग को छोड़कर कई रंगों को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, जो ये व्यवसाय था नील का, ये बुरी तरह प्रभावित हो गया, यानी इसकी बिक्री कम हो गई। और ये अब एक सिर्फ नीले रंग के लिए इतनी बगावत हुई। अब कई रंग अगर सामने में आ रहा है तो नील रंगों का व्यवसाय तो धीमा पड़ जाएगा। उसके बाद जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बिहार लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए निमंत्रण दिया। और जब महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में आए तो उन्होंने ही ये आंदोलन किया, यानी नील आंदोलन किया, और बगान मालिकों के खिलाफ ही उन्होंने ये आंदोलन शुरू की थी। ये आपका जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपको नीचे मिल जाएगा, और ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे और आपका अन्यंत्र में आज विशेष कुछ नहीं है। तो यहाँ प्रश्न आपका है, बंगाल में नील खेती के खिलाफ रैयतों ने कब विद्रोह किया था? मार्च 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह को शांत करने के लिए किस मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया था? मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने। और चंपारण आंदोलन की शुरुआत किसने, कब और किसके खिलाफ की थी? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नील बगान के खिलाफ की थी। और ये चंपारण आंदोलन की शुरुआत, इसका नाम चंपारण आंदोलन पड़ा। जब आपने स्टेट पढ़ा होगा तो उसमें आपने इसको डिटेल में पढ़ा था। ये आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके बुक में जो प्रश्न है, अब हम उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये है आपका मिलान करने वाला, जो कि ऑलरेडी मिलान किया हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इस प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। 2 इधर है और 2 आपके पीछे है, और आप लोगों के पास बुक अवेलेबल होगा, आप लोग इसका ज़रूर आंसर दें। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज भी पूरी तरह डिटेल में कंप्लीट होता है। आप लोगों के कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सारे कमेंट्स पर ध्यान देती हूँ और आप सभी को रिप्लाई देने का प्रयास करती हूँ। और आप लोगों में से जितने भी देखते हैं वो सभी पूरे क्लास को देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल गंभीरता से सारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं से कुछ नहीं छूटा, आप बिल्कुल डिटेल में बताती हैं। तो आपके इसी प्रकार के कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बने रहिए आप इस चैनल के साथ। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।